में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कोरोना के मरीज़ों की तादाद तकरीबन 2.25 लाख हो चुकी है और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जुलाई के आखिरी 2 हफ़्ते ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। स्मार्ट लॉकडाउन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, लेकिन हर तरफ से यही खबर है कि कोई मौसर लॉकडाउन नहीं है। कराची की मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो अभी आने से पहले भी मैं देखता हुआ आया हूँ कि सीधे रास्ते बंद हैं। आप गली मोहल्लों से मुड़कर यानी घूम कर आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ, जगह खुली हुई हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं। तो मौसर लॉकडाउन जैसा कराची की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने मालूम किया मुल्क के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल यही है। तो हुकूमत की जो गिरफ्त होनी चाहिए और जो इसके तकाजे हैं वो शायद पूरे नहीं हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ 2020 हमें ये बताया गया था कि ये पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का टर्निंग पॉइंट होगा ये साल, लेकिन शोमई किस्मत के करोना आ गया। और अगर करोना ना भी आता तो सूरत हाल क्या थी। हुकूमत पर अपोजिशन और अपोजिशन पर हुकूमत की तनकीद तो जारी रहती है, लेकिन इत्तेहादी भी हुकूमत से खुश नहीं है। जनवरी का महीना था, MQM काबीना से अलग हो गई। MQM के अलग होते ही GDA की तरफ से कहा गया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं वरना वो अलग हो जाएंगे। उनको मनाने का सिलसिला जारी था कि चौधरी शुजात साहब का बयान आया कि 6 महीने गुजर जाएं तो कोई वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा। 6 महीने गुजरे तो BNP मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो एक के बाद एक चैलेंज है और मसाइल क्या क्या हैं हुकूमत के सामने और हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। क्या तरजीहात यही हैं कि अपोजिशन के साथ बैठना भी नहीं है, मिल के बात भी नहीं करनी है, सोलो फ्लाइट पर चलना है और तमाम मसाइल पर काबू पा लेना है। हुकूमत ये कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। सर बहुत शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहिबा नुमाइंदगी कर रही हैं मुस्लिम लीग नून की। अज़मा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सईद गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजज़ियाकार जनाब इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब सबसे पहले आप ही बता दीजिए कि चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने, इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, एक के बाद एक नाराज़ हो रहे हैं, जो बहरान इस वक्त मौजूद हैं, क्या हुकूमत सोलो फ्लाइट लेते हुए इन पर काबू पा सकती है? अनवर मसूद साहब का एक पंजाबी का किता है, मसूद रज़ा साहब, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीते सी, उन्हें कीता सी, जिथे टाली जिथे दसी सू उत्थे थे खजूर है, इहदे विच दसो, इहदे विच दसो तुसी मेरा की कसूर है। एक इसका अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो हमको पहुंचाकर आसमानों तक खुद ज़मीन में उतर गया है वो। अच्छा, चैलेंजेस सबसे बड़ा इस हुकूमत का मेरा पहले दिन से यही है, ये हुकूमत खुद है, कोई और इसके लिए चैलेंज की ज़रूरत नहीं है, कोई और इसके लिए इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज यानी राइट पहले दिन राइट पीपल फॉर राइट जॉब, होमवर्क नहीं था। 22 साल की स्ट्रगल के बाद ये पार्टी आई थी और होमवर्क नहीं था। माना कि ये मुल्क मंशूरों का कब्रिस्तान है, वादों नारों दामों का है, ये मुल्क झूठ मुनाफकत की जन्नत है, हुक्मरान बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, वाली कौम जो बेवकूफ़ बनती रहती है। और ये TT पूरा कमीशन नगर, राशिस्तान, भाशिस्तान और मेरठ घाट है ये मुल्क। लेकिन तब्दीली आई थी, आपने भी तब्दीली के ख्वाब देखे, मैंने भी देखे और दिखाए, तो क्या यानी आप यानी कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की मसूद ज़रा साहब ज़रूरत नहीं है। कोई 1 मिनट आपको मैं यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल 22 महीने हो गए इस हुकूमत को, 28 महीने इसके अल्लाह करे पूरे कर जाए, ये 28 महीने भी पूरे करने चाहिए यार हुकूमत को। 22 महीनों में 3 महीने कोरोना के निकाल दें, वैसे तो 110 दिन हैं लेकिन 3 महीने कोरोना के निकाल दें, ठीक है, बाकी रह गए 19 महीने, 18 महीने। क्या वो 50 लाख घर जो बनने थे, अब 18 महीनों का आप रखिएगा हिसाब किताब, यानी 5 सालों का ना रखिएगा, 18 महीनों का रखिएगा। 18 महीनों में 50 लाख अगर घर हैं तो कम से कम 10,000 घर तो बन चुके होने चाहिए थे, इस हिसाब से देखते आइएगा। क्या 50 लाख घर जो बनने थे वो बन गए हैं? क्या 1 करोड़ नौकरियां जो मिलनी थी वो मिल गई हैं? क्या नया सूबा जो बनना था उसकी 18 महीने जितनी बुनियाद पड़ गई है? क्या यकसा निसाब तालीम होना था हो गया है? क्या मुफ्त सेहत की सहूलतें मिलनी थी मिल गई हैं? क्या IMF कशकोल तोड़ना था तोड़ दिया गया है? क्या 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी हो गई है? क्या 300 दिनों में सब करप्ट्स को अंदर डालना था डल गए हैं? क्या 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था चले गए हैं? क्या वो 40% बच्चे जो 2 तकरीरों में
इमरान खान साहब ने हमें बताया जिनकी ज़हनी ग्रोथ रुक गई थी, उनमें से कितने बच्चे हैं जिनकी ज़हनी ग्रोथ सही हो गई? भट्टी साहब, ये कुछ भी नहीं हुआ। और अच्छा गवर्नर, मगर रवैया तब्दील होता है ना, गवर्नर हाउस की सुन लीजिए जी। नहीं भाईजान, मैं आप जाने, अगर आप और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उस पेज पे नहीं हूँ। गवर्नर हाउस की दीवारें गिरना थी, गिर गई हैं। जी जी। ऐवान सदर वजीर आजम हाउस ने यूनिवर्सिटी बनना था, बन गया है। प्रोटोकॉल ख़त्म करना था, हो गया है। 10 से 20 वजीर लेने थे, मरकज़ में ले लिए हैं। क्या कर लिया है आपने? यानी क्या आप मुझे बताएं, क्या कुछ तो होगा ना, यानी कुछ आप एक शोबा, दो मेन वजह थी। एहतसाब की वजह से आए, एहतसाब जो तीतर बटेर बन चुका है वो मैं और मेरे और आपके सामने है। ठीक, खुद एहतसाबी घर से पहले दिन बनी गाला में तकरीर की थी, खुद एहतसाबी घर से की है। आज शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद खुसरू बख्तियार साहब भी बैठे हुए हैं, रज़ाक दाऊद साहब भी बैठे हुए हैं, नदीम बाबर साहब भी बैठे हुए हैं, और जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए हैं। तो खुद एहतसाबी घर से हो गई। और जो सबसे बड़ा मुझे तो दुख हुआ है, इदारा जाती रिफॉर्म्स, इस्लाहात, इदारों को कदमों पर खड़ा करना। 14 अरब का खसारा था, 14 अरब का खसारा पिछली हुकूमत जब छोड़ गई थी इदारों में, ये 28 अरब का हो गया खसारा। मतलब कि कोई एक इदारा भी अपने कदमों पे खड़ा यानी कोई एक चीज भी ऐसी बताएं कि अब तक की हो। बहुत सारी वापस आता हूं एक चीज सेनेटर वलीद इकबाल साहब, एक चीज नहीं, ये वलीद इकबाल साहब बैठे हुए हैं, ये मैं तो चाह रहा था अज़मा बुखारी और सईद गनी साहब से बात करके फिर आपके पास आऊं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने पूरी एक फहरिस्त गिना दी है, तो बेहतर है कि आप जरा रिस्पॉन्ड करें। वो कह रहे कोई एक शोबा ऐसा बताएं। हम तो बड़े खुश हुए थे कि 2020 पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा, मगर हुआ तो कुछ और ही है। नहीं जी, क्या कुछ और हुआ है जी? देखें, जनवरी से मार्च तक, जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक का जो सारा बजट की डॉक्यूमेंट जो उसका इब्तदाइया है, उसमें पूरी तफसीलात जो हैं उसकी दर्ज हैं कि किस तरह से किस किस्म की मुश्किल जो है मुआशी हालात में इस निज़ाम को संभाला, और क्या उस वक्त हाल था तजारती खसारे का, बैरूनी खसारे का, अंदरूनी खसारे का। भट्टी साहब पूछ रहे कहीं बेहतरी बताएं। देखें जी, ये या तो भट्टी साहब से आप सोलो प्रोग्राम कर लें या फिर आप मेरी बात सुन लें ना जी। अभी आपने मेरे आधे जुमले कर दिए तो फायदा ही कोई नहीं है। फरमाएं सर। हाँ जी, ये है जी कि क्या जो हालात थे उनके, और फिर किस तरह से जो इसहाक डार साहब ने अपना डॉलर को कहाँ रखा हुआ था और मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसकी रैशनलाइजेशन शुरू की, तो उसको फाइनली हमारी जब हमने जो 15-20-25 रुपए तो उसी में वो कर गया था, उसकी जो डॉलर की शरह थी वो उसमें दुरुस्तगी आ गई थी। बाकी वो उसको हमने स्टेबल करके वो जो तजारती खसारा था उसको रैशनलाइज किया, उसको उस पर लेके आए, 70% उसमें कमी की, जो अंदरूनी खसारा था उसको दुरुस्त किया, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसमें 86% जो है उसको इंक्रीज, लोगों का एतमाद जो था दोबारा इसमें बहाल होना शुरू ही अभी हुआ था इसमें एक मुल्क में इन्वेस्ट करने के हवाले से। और मूडीज ने एक रेटिंग जो थी उसको एक नॉच ऊपर जो है वो लेके गई हुई थी। ये मार्च तक जो है ये कर लिया हुआ था, जिसके बाद कोरोना आया। अच्छा, ठीक। यकीनन इरशाद भट्टी साहब भी और भी तबसरा करने वाले या और भी ऑपोजिशन के जो अफराद हैं वो जरूर कोई ना कोई चीज निकाल के ले आएंगे कि जी ग्लास आधा खाली है। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ग्लास आधा भरा हुआ है, और ये इसको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आनी शुरू हो गई थी। यस, इन्फ्लेशन का तवक्को ये थी कि वो पीक करेगी दिसंबर 2019 में, उसने जनवरी 2020 में पीक किया। ठीक है, यानी लेकिन कोरोना से पहले कोरोना के वक्त जिस तरह से उसने जो मुश्किलात पैदा की हैं और दुनिया भर में की हैं, दुनिया भर उस वबा का जो है वो सामना कर रही है, और दुनिया भर को इकोनॉमिक मेल्टडाउन का सामना है। उन हालात में जो बजट बना के तश्कील दिया है वो भी कोई इतना आसान काम नहीं था। और ये में एहतसाब का जो सिलसिला था कि ताकतवर और कमजोर जो है वो कानून की निगाहों में बराबर हैं, इसमें ये मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, जो सिस्टम है, निजाम रोम एक रात में नहीं बना था। अगर सियासी तौर पे किसी ने कोई भी बात की हो, मैं आपको जमीनी हकायक बता देता हूं। एक पॉलिटिकल केस की मिसाल देके, जिसको हाई प्रोफाइल आप केस कह सकते हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने कि 2013 के अंदर, अभी वो हमारी हुकूमत नहीं थी, उनका वो केस शुरू हुआ था उस वक्त, उनकी कन्विक्शन को कितना साल लगा? 6 साल उनकी कन्विक्शन को लगे। आप अंदाजा कर लें कि यहाँ निजाम इस तरह का है
कि कोई भी शख्स जिस पे कोई केस हो बदउनवानी का, किसी नौयत का भी गालिबन केस इलेक्शन की रात ही उठाया गया था उन्हें, और उसका उसमें एक पहला पहला ट्रायल, अभी अपील के अंदर वो रिहा हुए हैं और अभी अपील चल रही है। अभी 2 अपीलें हैं ना, तो 2 में से पहली अपील हुई है अभी। ठीक तो है। आप सिर्फ अंदाजा कर लें कि एक हुकूमत के टर्म के अंदर जो है एक ट्रायल ही पूरा नहीं होता। अब मगर सर मैं इस इसीलिए निज़ाम को कह रहा हूं आपने कि ठीक वो करना था, मेकअप आप ही के नहीं दावे होना, थे, वो हमारे मेकअप हमारे दावे नहीं लेकिन थे। जो कुछ मैं वापस आता हूँ आपके पास और आपसे पूछूंगा। चलें, ये तो कोरोना आ एक गया, जो कुछ हुकूमत कर मगर सकती थी मगर आपने देख लिया, चीनी चीनी रिपोर्ट कमीशन में पर ये रिपोर्ट हिस्ट्री बनी, रकम की है। इंक्वायरी शुरू हुई, रिपोर्ट बनी, फॉरेंसिक भाई। हुआ, फॉरेंसिक पर कार्रवाई शुरू हुई, हुक्म इम्तना आया, हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया गया, सब कुछ हो गया, मसूद चीनी भाई। सस्ती नहीं हुई। ये इससे कोरोना का क्या ताल्लुक है, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा, क्या वाकई मसूद भाई। कोरोना ने हुकूमत की तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर दिया है? अच्छा, सबसे पहले उज़मा साहिबा, दुआ है कि आपके वालिदैन जो हैं वो इस वक्त शदीद अलील हैं और कोरोना की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग सुन रहे हैं वो भी दुआ करें अज़मा बुखारी साहिबा के वालिदैन के लिए कि उनको अल्लाह ताला सेहत दे। जी अज़मा। शुक्रिया मसूद, आपकी दुआओं का शुक्रिया। ये वालिदैन ही होते हैं जो हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, और आज मुझे तकलीफ़ यह है कि मैं चाह कर भी ना उनकी खिदमत कर सकती हूँ और ना उनके पास जा सकती हूँ। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, और हमने बहुत कोशिश की कि डैडी घर पे रहें, वो बाहर ना जाएं, लेकिन ज़ाहिर है हाई कोर्ट खुले और उनको जाना पड़ा। और उसके बाद आज जिन क्राइसिस में हम हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के माँ बाप को सलामत रखे। माँ बाप बड़ी कीमती चीज़ होते हैं। इलाही आमीन। अब आ जाते हैं जो सवाल आपने किया। देखिए, गुजारिश ये है कि जितनी भी बातें वलीद इकबाल साहब ने की, वो मुझे तो हक़ाइक़ के कहीं भी करीब नज़र नहीं आई। यानी डॉलर की प्राइस से शुरू करें तो डॉलर की प्राइस में जितनी कमी और उस डॉलर की रुपए की बेकदरी है, उसकी वजह से कितने जो है वो कर्ज़ों में इजाफा हुआ, और डॉलर की प्राइस के ऊपर जो है वो जुए लगते रहे। और आज जो पाकिस्तान है, अभी ये कह रहे हैं स्टेबल है, कल तक भी डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जा रही थी। और इसके साथ साथ हमें छोड़िए, ये ज़रा अपना ही इसी नए पाकिस्तान का इकनॉमिक सर्वे देख लें कि वो क्या कह रहा है कि पिछले दौरे हुकूमत में जो शरह थी वो कितनी थी, और पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में ये कोई एक भी टारगेट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। और इसमें कोरोना के पीछे छुपना छोड़ दे। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, माना कि उनको वालिदैन के उनके साथ नहीं है, बच्चों की उनको टेंशन नहीं है, लेकिन हम सब ज़िंदा लोग हैं, हमारे ख़ानदान हैं, और तमाम लोग इस तकलीफ़ से जैसे गुज़र रहे हैं, अब मैं ख़ुद चुके देख रही हूँ, तो एहसास हो रहा है कि बहुत तकलीफ़देह बात है। इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अपनी इस तकब्बुर और अपनी इस मैं से बाहर निकलें। पाकिस्तान को जो क्राइसिस है इस वक्त कोरोना की वजह से, हमने हर चीज़ सह ली थी, मईशत को भी सह लिया था, लेकिन अब ज़िंदगियों पे बात आ गई है। और जब ज़िंदगियों पे बात आ जाए, हमें कब्रिस्तानों के लिए मईशत नहीं चाहिए, इंसानों के लिए मईशत चाहिए। और जो लोग इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वही अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने वादा किया था कि इस मुल्क के लोगों का गम जो है वो उसको बड़ा फ़ील करते हैं, कंटेनर पे फ़ील करते थे। आज वो कहाँ हैं? आज ये जो लोग मर रहे हैं रोज़ डेली 100-100, 150-150 लोग मर रहे हैं, ये किसी के माँ बाप होंगे, किसी के बहन भाई होंगे, और आपको मईशत की पड़ी है। कौन सी मईशत? या तो आपने पहले दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, जो अब आपको जो है वो आपको मईशत की जो है वो फ़िक्र पड़ी है। मईशत हो जाएगी, लोगों को बचा लीजिए। खुदा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपके गलत फ़ैसलों की नज़र हो रहे हैं, और ये अगर ऐसे चला तो माफ़ कीजिएगा कि अगर हमें मरतों को किसी ने नहीं पूछा, तो अगर जो हम जिंदा बच गए, फिर इस वज़ीर आज़म को हम भी कुछ नहीं समझते, ना इस वज़ीर आज़म को इस मनसब पर रहने का कोई हक़ है। बिल्कुल अज़मा, आप इस वक्त वाकई जिस पाकिस्तान के लाखों लोग इस कर्ब से गुजर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। सईद गनी साहब, आज भी मैंने देखा, आज प्रोग्राम में भी इसीलिए आई हूँ। मुझे डैडी ने हॉस्पिटल से कहा कि तुम काम करोगी, तुम घर नहीं बैठोगी, और तुम जो तुम्हारी रूटीन है उसको तुम फॉलो करोगी, अस्पताल तुम्हें उनके पास नहीं जा सकती। लेकिन ये वालिदैन ही होते हैं कि जो सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ वो करते हैं, और ये ऐसी बीमारी है जिसमें मैं चाहकर भी उनकी खिदमत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे, हौसला दे, और आपके वालिदैन को सेहत दे, और तमाम वो लोग जो इस वक्त बीमार हैं और उनके
उन लोगों को भी हौसला दे जिनके प्यारे इस वक्त अस्पतालों में हैं। सईद गनी साहब, आज शहबाज गिल साहब की एक वीडियो सामने आई और वो जैकबाबाद के किसी अस्पताल में खड़े होकर ये दिखा रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पूरे मुल्क के अस्पतालों से सिंध का मवाजना कर लें। तो उन्होंने एक मवाजना दिया और कह रहे हैं कि इतना बुरा हाल है, 13 साल गुजर गए, तो कोरोना से इस वक्त अगर लड़ने में हमें मुश्किलात का सामना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों को बनाना था वो आप लोगों ने नहीं बनाया। और शहबाज गिल साहब आज ये दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। ये आप समझते हैं कि कोरोना की लड़ाई में, कोरोना को हराने में ये तमाम एक्सरसाइज करना अभी बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए कि इस वक्त क्या है, या आप लोग इसको बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं? क्या कहेंगे इस रवैये पर आप? पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बुखारी साहब की वालिदैन को सेहत अता फरमाए। इनके वालिद एक बहुत ही दिलेर आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो इस बीमारी से निकल आएंगे इंशाल्लाह। और ये हर घर की कहानी है। बताओ, अब कोरोना जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आप सुनते होंगे कि किसी को हो गया है। अभी हर घर में, मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हो गए। आप खुद अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे और हमें और हमारे हुक्मरानों को अवाम की सेहत के तनाजुर में सही फैसले करने की तौफीक दी। मैं नॉर्मली गिल साहब के बयानात पे कोई कमेंट करता नहीं हूँ क्योंकि बेतुकी और फजूल बातें, लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहता हूँ कि जैकबाबाद में एक नया हॉस्पिटल बना है जिसको 3-4 साल हुए हैं और उसका नाम है जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मेरी गुजारिश होगी आपके किसी बंदे से, नुमाइंदा आपका वहाँ हो, वो उस हॉस्पिटल को विजिट करे और अगर उसके जैसा एक हॉस्पिटल ये मुझे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दे। जो चैलेंज बिलावल साहब उनको करते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल, सारी डिस्पेंसरी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने नाम लेके कहा कि इन जैसा कोई एक हॉस्पिटल दिखा दें। मैं आपको तफस्सुल से कह रहा हूँ, जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसा एक हॉस्पिटल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में दिखा दें तो हम मान जाएंगे। जिस हॉस्पिटल की उन्होंने तस्वीरें दिखाई, 1951 का हॉस्पिटल बना हुआ है, वो किसी जमाने में बिल्कुल चलता रहा और लोग वहां जाते रहे, लेकिन जब वो पुराना हुआ है तो एक नया हॉस्पिटल बनाया गया। तो ये हॉस्पिटल तकरीबन ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया, पुराना अस्पताल था, नया अस्पताल बना दिया है। अब ये बता दीजिए कि जो वज़ीर आज़म आए, सिंध आए, वज़ीर आला से मुलाकात नहीं की। कल भी मेरी बात हो रही थी अंदलीब साहिबा से, तो वही कह रही थी कि वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म से मिलने ही नहीं गए, उनको उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तो वज़ीर आज़म उनको बुलाते क्यों? सर ये क्या मामला है? हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सियासत से, तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर कोरोना और दीगर चैलेंजेस पर साथ बैठें। तो वज़ीर आज़म साहब आए थे, वज़ीर आला साहब मिलने ही नहीं गए उनसे। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बशमूल वज़ीर आज़म के, इनके शायद इक्का-दुक्का लोग होंगे जो माजी में कोई मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज में रहे होंगे जिनको नॉर्म्स का पता होता है। मैं उनकी बात तो नहीं करता, एक्सेप्शंस हैं, पीटीआई में भी 2-4 लोग होंगे, लेकिन इनकी वाज़ेह अक्सरियत ऐसी है जिनको ना गवर्नेंस का पता है और ना ही जो हुकूमती ओहदे होते हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं आइन की बुनियाद पर, एक आइनी रिलेशनशिप होता है सीएम और प्राइम मिनिस्टर में, ना उसका इनको पता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी किसी सूबे का विजिट करते हैं तो उसकी इत्तला जो है प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को दी जाती है। सूबाई प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, इतने बजे आएंगे और यही उनका प्लान है। ठीक है। और वो प्लान जब चीफ मिनिस्टर साहब को पता चलता है तो सीएम को बाकायदा ये कहा नहीं जाता कि आपने उनको रिसीव करने जाना है। ये तयशुदा बात होती है कि अगर उसमें ये लिखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने 7 बजे कराची पे उतरना है तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है। और माजी में जब जब ऐसा हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको रिसीव किया, लेकिन कुछ मौक़ों पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो प्लान आता था उसमें हमें इत्तलाई नहीं दी जाती थी कि वो कब आ रहे हैं, तो वो नहीं गए। ठीक है। लेकिन इस मर्तबा जब वो आ रहे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तला जरूर थी और उनका जाने का इरादा भी था, लेकिन उनको ये कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने कोई ना आए, एयरपोर्ट पे रिसीव करने नहीं गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का जो शेड्यूल होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, जो जो एक्टिविटीज उनकी होती हैं उस दौरे के दरमियान या उस दौरे के दौरान, तो वो सारी प्लान्ड होती हैं और हर मीटिंग में लिखा होता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे। ठीक। अगर किसी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेंट होता है
तो चीफ मिनिस्टर साहब जाते रहे, माजी में भी जाते रहे। इस मर्तबा कोई एक भी मीटिंग ऐसी नहीं रखी गई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब को कहा गया हो या हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई ब्रीफिंग दी गई हो, कोई ऐसी चीज थी नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सूबा सिंध के दौरे पर आए और मैं और चीफ मिनिस्टर जाके दरवाजे पर खड़े हो जाए गवर्नर हाउस के या स्टेट गेस्ट हाउस के जी सी प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, हमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। एक तयशुदा तरीकेकार होता है जिसके मुताबिक सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब यहाँ लैंड किया है उस दिन तो उनकी मीटिंग अपनी पार्टी के लोगों से, अपनी इत्तेहादियों से थी, और अगले दिन उनकी भी कुछ मीटिंग थी। उसके बाद वो चले गए सक्खर और सक्खर से लाड़काना चले गए। उस दिन हमारी सुबह 10 बजे कैबिनेट मीटिंग पहले से प्लान थी। उस कैबिनेट मीटिंग ने हमारे नए बजट की मंजूरी देनी थी, और उस बजट की मंजूरी के बाद हमारा सिंध असेंबली का सेशन तय था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब को, जो वजीर खजाना भी हैं, उनको बजट पेश करना था। तो ये पूरा प्लान था, कोई इसके अंदर चीज ऐसी नहीं है। लेकिन अब ये कहना कि वो गए नहीं, तो मैं आपसे सीएम साहब जाना चाहते थे मगर वजीर आजम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें रिसीव करने ना रोजाना उनसे मिलने नहीं जाएंगे जब तक उनको कहा नहीं जाएगा कि इस मीटिंग के अंदर आपने आना है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद में वापस आकर भट्टी साहब आपसे पूछूंगा कि हिकमत क्या है इसमें, क्योंकि अब तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या ये वाकई सूट करता है और ये फ़ायदे में है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कि अपोजिशन को बिल्कुल उनके मैंडेट को ही तस्लीम ना किया जाए? आप शख्सियात को छोड़ें, आप उन ओहदों को भी अहमियत ना दें जो अपोजिशन के पास हैं। क्या सूट करता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। भट्टी साहब, पहले हम सोशल मीडिया खोलते थे तो कोई चुटकुला देखने को मिल जाता था, सुनने को मिल जाता था, खुशी का इजहार करते थे। अब सोशल मीडिया को हाथ लगाते हैं तो डर लगता है, सबसे पहले कोई ना कोई मौत की खबर होती है और फिर तवातुर से ये खबरें होती हैं। इतनी तकलीफ़ है, इतना दुख है, इतना अफसोस है, इसके बावजूद हुकूमत का रवैया अपोजिशन को लेकर और मुल्क में सियासी हमांगी को लेकर हमें कोई बेहतर होता नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ये सियासी तौर पर सूट करता है तहरीक इंसाफ को? ये मुल्क के मफाद में बहुत बेहतर है, सूट करता है मुल्क को ये रवैया? देखिए, पहले सबसे पहले हमदर्दी, मेरी दुआएं उनके वालिदैन के साथ हैं। मैं वो बदनसीब हूँ कि जिनकी माँ भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है, दोनों फौत हो गए। और माँ उस वक्त फौत हुई जब मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था, और मैं वो बदनसीब हूँ कि जिसके माँ की तस्वीर भी कोई नहीं है। हालांकि जब उनका उस वक्त वो शनाख्ती कार्ड बनता तो उस वक्त तस्वीर भी नहीं होती थी उस पर। और आज सवेरे से मुझे इतनी माँ याद आ रही है, मतलब हर रोज़ ही आती है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा सब कुछ ले लें, एक अल्लाह मुझे कभी कहीं से, किसी कोने से, कहीं से एक जफ्फी माँ को डाल लूँ, बस एक जफ्फी। और जब मुझे मरने का ख्याल आता है तो दो खुशियाँ होती हैं। एक, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब होगी, और दूसरी, मैं अपनी माँ को मिलूँगा। ये मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो ये होगा। तो अल्लाह इनके वालिदैन को और सेहत दे, इनको हिम्मत दे, और सारों के वालिदैन को जो इस वक्त बीमार हैं, अल्लाह उन सब पे फजल करे और अल्लाह सारों की मुश्किलें आसान करे। अच्छा, दो तीन बातें जो आपके ये हम आंगी जैसे खूबसूरत निसाबी किताबी लफ्ज़ से पहले 2-3 बातें हमें इमरान खान साहब ने आके सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ दिलाना था, दिला दिया है क्या? सानिया साहिवाल भी हो गया है। इलेक्टेबल्स को नहीं लेना था, नहीं लिया क्या? आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं लेना था, नहीं लिया क्या? कराची को रोशनियों का शहर बनाना था जहाँ आप बैठे हैं, बना दिया क्या? आप हर बुध को पार्लियामेंट में आना था, आ गए क्या? और वलीद इकबाल साहब, इसके अलावा भी बड़े हैं लेकिन उन छोड़े, वलीद इकबाल साहब फरमा रहे हैं आज अद्वियात वाला हम मुंह देख रहे हैं कि अद्वियात स्कैंडल का कुछ हो, आटा गंदम का मुंह देख रहे हैं कि उनके मुलजम कैफर किरदार तक पहुँचे हैं, निजी बिजली घर डाकों का मुंह देख रहे हैं, चीनी अभी भी इस वक्त भी 85 से 90 रुपए किलो है पर चीनी हुई है। और आज ऑल टाइम पाकिस्तान में पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में आटा महंगा हो गया है, 10 किलो 900 रुपए का बिक रहा है। और ये क्यों बिक रहा है? हुकूमती रेट नहीं नज़र आ रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। और मुझे ये मुझे बहुत लंबे चौड़े, मैं मईशत का आदमी नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी 5.5 अरब रोज़ाना कर्जा लेती थी, नून लीग 8 अरब लेती रही, तहरीक इंसाफ 18 अरब रोज़ाना कर्जे ले रही है, 43,000 अरब का कर्जा हो गया जो 98% GDP का है।
और जो खसारा है वो 2300 अरब से बढ़कर 4300 अरब हो गया है। गर्दिशी कर्जा 1200 अरब से 2000 अरब तक हो गया और 15 मुल्क की मेन सनतों में से 11 मनफी में गई हैं पिछले साल, 4 मुस्बत में। अब आ जाइए हम मांगी पे, ये सास बहु चलता रहेगा। मुझे 101 इख्तलाफ है सिंध से, सिंध सरकार से, सिंध गवर्नेंस पे, सिंध परफॉर्मेंस पे। अगर आप कहें तो मैं इस वक्त बोलना शुरू करूं और कल फजर की नमाज इधर ही पढ़ लूं। बिल्कुल, मुझे लेकिन इस वक्त ये बहस नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब को, जो सईद गनी साहब बात कर रहे हैं, 100% ठीक कर रहे हैं। इमरान खान कौन है? पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान और कौन होता है? मुल्क का माई बाप, हमारे सारों का माँ बाप। और माना वो कहते हैं मैं 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म मान लिया सारा कुछ, लेकिन मेरा वो वज़ीर आज़म है इस वक्त, वो मेरा वज़ीर आज़म है इस वक्त, वो सिंध का वज़ीर आज़म है इस वक्त, वो KPK के, बलोचिस्तान के, पंजाब के। साईं बुज़दार के साथ जिस तरह लेफ़्ट या राइट वो बैठे होते हैं, साईं मुराद अली शाह के साथ भी जाके बैठते तो बिलीव में मुझे खुशी होती। कैबिनेट बैठी होती, एक तरफ मुराद अली शाह साहब बैठे होते, एक तरफ वजीर आजम इमरान खान बैठे होते। 80% चीजें हमारे ना मिलने से सवेरे ट्विटर पे, अगर ये मैं तो कहता हूं ट्विटर वाले बाबा पीछे से तार काट दें ताकि कोई ये काम ट्विटर के अलावा भी करें, कोई टेलीफोन करें, कोई एक दूसरे से मिलें। ट्वीट पे ट्वीट। क्यों भाई? मुराद अली शाह भी जीत के हैं, अवाम ने उनको आप पसंद करें ना करें, इमरान खान भी जीत के हैं। हिकमत मैं बताता हूं, सी पैक पे इकट्ठे नहीं हुए, कश्मीर पे इकट्ठे नहीं हुए, कोरोना पे इकट्ठे नहीं हुए, टिड्डी दिल पे इकट्ठे नहीं हुए, महंगाई पे इकट्ठे नहीं हुए, बेरोजगारी पे इकट्ठे नहीं हुए, इनडायरेक्ट मुझ पे इकट्ठे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वजह क्या है? वजह यह है कि ये 3 मेन वजह हैं। एक है जब आपकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस और डिलीवरी बहुत अच्छी हो, आपको बहुत ये इस तरह की लेफ्ट राइट नहीं करनी पड़ती। दूसरी वजह यह है कि 22 साल का उनका एक माइंड सेट बन गया है। वो जो चीते रखे हुए हैं दोनों तरफ से, चीतों ने तबाही फेरी हुई है, उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और उनकी दिहाड़ी लगी हुई है। तीसरी जो अहम बात यह है कि सर्वाइवल, यानी आप उलझाए रखें, अपने लहू गर्म रखें अपने वोटर सपोर्टर्स का सारों का। अच्छा, खुदा के लिए, अल्लाह के नाम बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। परफॉर्मेंस पे आए, गवर्नेंस पे आए। ठीक है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, लहू गर्म रखने का है ये बहाना, यानी ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना, तो उलझाए रखें, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, 22 साल का माइंडसेट है, सब अपनी जगह। आपने कहा कि कोरोना बीच में आ गया इसलिए रुक गए, और मैंने आपसे सवाल किया था सर, ये बात तो तय हो चुकी थी ना कि चीनी महंगी मिल रही है, आवाम की जेब पर डाका पड़ चुका है। अब वो रिपोर्ट आए, उसका फॉरेंसिक हुए, उसका हुक्म इम्तना हुए, वो खारिज हुए, सब कुछ हुए, एक अरसा गुजर गया, चीनी तो अब भी महंगी मिल रही है, डाका तो अब भी पड़ रहा है और आपके दौरे हुकूमत में पड़ रहा है। इससे कोरोना का क्या ताल्लुक है? ये तो आपकी परफॉर्मेंस को हिट करती है बात। चीनी की पहली रिपोर्ट का काम था कि कीमत क्यों बढ़ी और कौन किसको उसका फायदा हुआ। फोरेंसिक रिपोर्ट ये थी कि उसमें गलतकारी क्या क्या हुई और किस किस ने की। किसी भी कमीशन का काम ये नहीं होता कि वो किसी चीज की कीमत कम कर दे, वो किसी के इसके इस तरह इख्तियार में नहीं होता। असूलन किसी भी चीज की कीमत जो होती है वो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं। लेकिन असल इसमें जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, और मेरे ख्याल में आप और बहुत से टेलीविजन के मेज़बानों ने इस बात को, तो और जितने मर्जी इख्तलाफ हों, इस बात को तस्लीम किया था कि कभी भी किस तारीख में पाकिस्तान की किसी सियासी हुकूमत ने इस तरह से शफाफ रिपोर्ट और वादा करके कि रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जाएगी, और दोनों रिपोर्टें मंजर आम पे इसी तरह लाई और इन रिपोर्टों पे कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब आप देखें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें हुक्म इम्तनाई भी दिया तो उसको भी, और देखें अदालत ने भी हुक्म दिया कि जी उसकी कीमत को आप 70 रुपए करें या ये वो, लेकिन ये काम इतना आसान होता नहीं है। और आपको इस बात का भी अंदाजा है और सब ये जानते हैं कि ये खुसूसन, और अगर नहीं जानते तो मैं अर्ज कर देता हूँ कि खुसूसन शुगर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें 88 शुगर मिले हैं और शायद उसमें 7 या 8 ऐसी हो जो किसी कारोबारी घराने के पास। हम कह सकते हैं डाका इस वक्त जारी है, इसमें सारे पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द शुगर माफिया। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल वालों ने यही कहा ना कि ये तासुब की वजह से ये बनाई गई है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर तासुब आप कहते हैं तो क्या जब हुकूमत के लोगों के नाम उसमें दिए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम उसके अंदर है, फेडरल मिनिस्टर का नाम उसके अंदर है, डाका जारी है, हम ये मान लें। और ये हुकूमत के रेट पर जो बात उठ रही है, अजमा ने भी बात कही और भट्टी साहब ने भी बात कही है कि हुकूमत की रिट नहीं है,
तो डाका जारी है, मुसलसल जारी है। नहीं जी, हुकूमत की देखें, ये अपनी हुकूमतों में बता दें कि क्या इनकी हुकूमत में पेट्रोल क्राइसिस नहीं हुआ, क्या इनकी हुकूमत के अंदर शुगर की कीमत में क्या जो होना था जो नहीं हुआ। जो ये मैं दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, पिछले 5+5 साल जो थे, ये सारी चीजें होती रही हैं। इसमें यह जरूरी नहीं था कि जी रिट नहीं है, सबको पता था कि किसी वजह से या क्या। और अब इस बार भी पेट्रोल का कोई मसला आया या शुगर का कोई मसला आया, हमने उसको इसी तरह टैकल किया है कि हुकूमत में हो या कोई हुकूमत से बाहर हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। और अभी आप देख लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लिफ्ट कर दिया है, अब आप कार्रवाई देखेंगे इसके ऊपर क्या होगी, और कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। सर, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद उस्मा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और ये चीनी कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई शुरू होगी। जब कार्रवाई शुरू होगी तो सरे फहरिस्त जो नाम था वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, जहांगीर तरीन साहब। तो अपोजिशन के लिए शायद मुश्किल वक्त होगा, ज़्यादा मुश्किल वक्त होगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर खुशामदीद आपको। अज़मा बुखारी साहिबा, शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। जहांगीर तरीन साहब तो नहीं होंगे, लेकिन अपोजिशन के वो लोग जिनके नाम थे इसमें, उनके लिए मुश्किल वक्त, मज़ीद मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग इसके लिए? देखिए मसूद, अगर तो अपोजिशन के लोगों ने सब्सिडी ली है और अगर उन्होंने चीनी बाहर भिजवाई है तो यकीनन जिस स्कैम के जिसका रिपोर्ट का बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मुझे ये बताइए, ये बड़ी अजीब बात है, वो हमने रिपोर्ट पता नहीं किया, आपने रिपोर्ट मैनेज कराई। वाजिद ज़िया साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से जो वज़ीर तजारत है जिनका नाम इमरान खान है उनको बचा लिया, जिसने समरी मूव कराई कि रज़ाक दाऊद की जो समरी पहले वाली थी उसको रिस्ट्रिक्शंस भी रिमूव कर दो और 10 की बजाय 11 जो है वो मिलियन टन जो है वो चीनी बाहर भिजवा दो, उसको भी बचा लिया। फिर कैबिनेट जो है जिसने ECC के फैसलों की मंजूरी दी, जिसने चीनी बाहर भिजवाने की, और ये भी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि चीनी जो है उसकी शॉर्टेज थी, प्रोडक्शन कम हुई थी, उसके बावजूद आपने बाहर भिजवा दी और बड़ी आसानी से जो है वो वाजिद ज़िया साहब ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। अब अपनी मर्जी के तो बता दिए वलीद साहब ने। कल चीज़ों से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो है जिन वफाकी वज़रा के ऊपर जो है जिस कमीशन ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखेंगे कि ये कार्रवाई करते हैं कि नहीं। हमारे लिए तो संडे को भी नैब खुल जाता है, याद है ना आपको, संडे को भी नैब खुल के प्रेस रिलीज भी आ जाती है, हम फलाने को पकड़ने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं, हम वो करने लगे हैं। और जहांगीर तरीन को बड़ी आसानी से बाहर जाने की इजाज़त दी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और हमने कहा था कि वो फुटेज ज़रा सामने लाइए, आपको पता चल जाएगा कि जहांगीर तरीन कितनी शानो शौकत से जो है वो यहाँ से रवाना हुए हैं। इनको माफियाज़ का बड़ा शौक है ना बात करने का। ज़रा थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए वलीद इकबाल साहब, चीनी माफिया जो है खाली खुसरू बख्तियार और जहांगीर तरीन मिलकर 40% बनते हैं इस माफिया का। और इन्होंने कितनी कितनी सब्सिडी ली, कितनी चीनी बाहर भिजवाई। देखिए कोई एक कार्रवाई ये जो है ये करने के काबिल नहीं है। रिट की बात करते हैं अब, ये तो लोगों को मास्क बनाने के लिए जो है वो इनकरेज नहीं कर सकते। इनको तो आज तक ये नहीं पता कि जो है वो ये फ्लू होता कैसा है, इनको ये नहीं पता कि इसकी पीक कब आनी है, और हमें मरने के लिए जो है इनके रहमो करम पे छोड़ दिया है। अजीबो गरीब किस्म की ये वो जो है ना ये कौम हम पे मुसल्लत हुई है। यानी चीनी 55 रुपए की थी तब लोग चोर डाकू थे, और आज चीनी जो है 85 से 100 रुपए बिके तो ये बहुत हाजी और सादिक और अमीन है। और जब पेट्रोल याद होगा, और उमर अयूब साहब ने आज से 10-15 दिन पहले कहा कि 2 दिन के अंदर पेट्रोल का मसला हल हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत पूरी हिस्ट्री के अंदर इतनी नहीं गई। आज तो फ्री पेट्रोल लेने को कोई तैयार नहीं है, और हमारे मुल्क के अंदर ये फ्री पेट्रोल देने के काबिल भी नहीं है। इससे इनकी काबिलियत और इनकी रिट का अंदाजा लगाइए कि इनको लोग, इनको चूंकि अनइलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड लोग हैं, ये डाका मार के आए हैं, इसलिए लोग इनके ना मैंडेट का एहतराम करते हैं ना इनके फैसलों का एहतराम करते हैं। ठीक, अच्छा सईद गनी साहब, अगर ये कार्रवाई होती है चीनी कमीशन रिपोर्ट पर, और जैसे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम है, हुकूमत की अपनी सफ़ों में जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, मेंगल साहब पहले से खफाएँ नाराज़ हैं, MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, GDA के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत कर पाएगी इस तरह नंबर्स को देखते हुए? आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया है। जिन लोगों के खिलाफ ये माजी में जो कुछ इल्जाम इमरान खान लगाते रहे हुकूमत बनाने के लिए, उन सबको उन्होंने अपने साथ शामिल किया है। MQM हो, PMLQ हो, या और बहुत सारे लोग हों जिनको उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद उम्मीदवार जीतने वालों को पार्टी में शामिल नहीं करूंगा। आज अगर इनकी असेंबली में देखें तो आप, मेरा ख्याल है 70% लोग तो वही है जो कोई पीपल्स पार्टी में था, कोई PMLN में था, कोई काफ में था।
तो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत चोरों डाकुओं की थी तो वो 70% चोरों डाकू आपकी जमात के अंदर खुद बैठे हुए। सैदी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि नहीं होगी, 100 जूते भी खाए जाए, 100 प्याज भी खाए जाए और साथ बैठे नहीं मसूद, हो नहीं सकती कार्रवाई। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ जी। देखिए, ये कमीशन बनाया इसलिए गया था कि चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, और अभी कराची में जब आए थे वजीर आजम तो उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की मीडिया के, उसको कहा कि जी वो कीमत चीनी की 26 रुपए बढ़ गई, मैंने कमीशन बना दिया तो कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब वो कीमत में इजाफे से जो लोग मुस्तफीज हुए उसको छोड़ के वो तो 5 साल पिछले उसमें सब्सिडी के चक्कर में पड़ गए। तो चले सब्सिडी वालों को भी लटकाएं आप, लेकिन जो लोग इजाफे का सबब बने और जो रिपोर्ट ने खुद लिखा है, रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल जो चीनी एक्सपोर्ट हुई है उसकी बिना पर पाकिस्तान में चीनी की कीमत बढ़ी है, और एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी उन्होंने वजीर आजम पे डाली है, उन्होंने असद उमर पे डाली है, उन्होंने रजाक दाऊद पे डाली है, उन्होंने हफीज शेख पे डाली है, और उन्होंने जो सब्सिडी दी है इस साल हुकूमत ने बोजदार साहब के ऊपर डाली है। अब 5 ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के वजीर आजम हैं, वज़रा हैं, एडवाइजर्स हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको बचाने के लिए इन्होंने इस पूरी कमीशन की रिपोर्ट को जो है इतना उलझाया कि जी वो नून लीग को भी शामिल करो, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करो, इन सब के नाम डाल के उसको इतना गंभीर बना दो कि किसी के खिलाफ ये कार्रवाई ना कर सके। तो अगर तो हुकूमत सिंसियरिटी के साथ इस कमीशन की रिपोर्ट पे अमल करना चाहती है तो नैब को चाहिए कि वो पहले इन लोगों को गिरफ्तार करे, जिस तरह माजी में बगैर किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के खुर्शीद शाह को पकड़ लिया, फरियाद ठाकुर को पकड़ लिया, आसिफ जरदारी को पकड़ लिया, सिराज दुरानी को पकड़ लिया, शर्जील मेमन को पकड़ लिया। भाई कौन सी आपने फॉरेंसिक कराई थी? उनकी तो इंक्वायरियां पूरी नहीं हुई थी, इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हुई थी, तो आपने पकड़ दिया। तो जिनको ये नहीं पकड़ना चाहते हैं उनके लिए मामला को उलझा देते हैं, और जिनको पकड़ना चाहते हैं उनको ये आसानी के साथ पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको कुछ तस्वीरें भेज दी हैं जैकोबाद हॉस्पिटल की, अगर मौका मिले तो दिखा दीजिएगा अपने लोगों को किस किस्म का हॉस्पिटल जैकोबाद में चला रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो आप समझते हैं कि कार्रवाई नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। भट्टी साहब, आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली मिसाल नहीं बनती यहाँ पर कि कार्रवाई करनी है? खान साहब बड़े एतमाद से पुरुमीद होकर कह चुके हैं कि ये काम ज़रूर करना है, करते हैं तो अपने लोग जाएंगे, नंबर्स पूरे हैं नहीं, एमकेएम भी नाराज़ है, जीडीए की भी शिकायत हैं, काफ लीग की भी शिकायत हैं, मेंगल साहब भी नाराज़ हैं, फिर अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई, फिर रिपोर्ट में जो नाम है, सईद गनी साहब ठीक कह रहे हैं कि चाहे वो कैबिनेट के लोग हों चाहे वो दीगर लोग हों, कमीशन की रिपोर्ट ने कहा है कि मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं किया है। भट्टी साहब, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा है कि ये हुकूमत और नैब का इम्तिहान है, और ये इम्तिहान वाकई है, क्योंकि जो एक और बहुत बड़ा नारा इमरान खान साहब हमें जिन चीज़ों के ख्वाब दिखाए थे उनमें एक नारा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मफादात का टकराव। तो आज रजाक दाऊद साहब वो महमद डैम ठेके वाले, मुबैना तौर पर सैनिटाइज़र फैक्ट्री वाले, चीनी एक्सपोर्ट और सब्सिडी की समरियों के रुएं रवां, निजी बिजली घर डाकों में से उन किरदार वाले आज और सनतों और निज के वो हैं, और जिस तरह उन्होंने कपास और किसान को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया है, वो किसी दिन एक प्रोग्राम रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकब भी हुए, असद कैसर उन्हें बुलाना चाहते थे, फिर नहीं बुलाया। उसके बाद हैं जो पेट्रोलियम की, सुन लें, जो बड़ी खूबसूरत कहानी है कि नदीम बाबर साहब का अपना मुबैना तौर पर ऑयल का और वो है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के शाहकार हैं, वो भी उधर थे निजी बिजली घर डाके में। और असद उमर साहब, साईं बुज़दार और बाकी जो ये खुसरो बख्तियार, आशिम जवां बख्त, ये वगैरह, ये तो छोड़ दें, ये तो उसमें चले गए ना, शुगर में। अच्छा, ये अब तक अगर इमरान खान साहब की होते तो 80, यानी इमरान खान साहब की जो नारों पे जाते तो 80 मरतबा शेख रशीद रिज़ाइन कर चुके होते, क्योंकि 80 हादसे हो चुके हैं। और उमर अयूब साहब, पेट्रोल मौजूद है, बेबरकती देखें इस मुल्क में, पेट्रोल मौजूद है मगर पेट्रोल की शार्टेज है। और इस हुकूमत के लिए बायसे शर्म बात देखें, पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोल के लेके बैठे हुए हैं, शुगर वाले इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यानी हुकूमत क्या कर रही है? जब आप कुछ नहीं करते तो अदालतों को करना पड़ता है। अच्छा, पेट्रोलियम की देखो, असद उमर को नहीं, उमर अयूब को नहीं निकाला, नदीम बाबर को नहीं निकाला, ना निकालें।
28 मई को वजारत पेट्रोलियम ECC में एक समरी लाती है, ख़त लिखती है कि ऑयल प्राइसिंग चेंज करें, जो महीने का है वो 15 दिन की करें फार्मूला, ऑयल की प्राइसिंग फार्मूला, कि वरना शार्टेज हो जाएगी, वरना हमें पेट्रोल की किल्लत आ जाएगी। मज़े की बात देखें, जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता था उस वक्त ये एक महीना मुबैना तौर पर पेट्रोल खरीदना बंद करके हमारी शाहकार हुकूमत बैठ, वो जब आई 10 वजीर होते हैं ECC में, हफीज शेख साहब खैर से चेयर करते हैं, वो समरी उन्होंने रिजेक्ट कर दी और उसके बाद ये शॉर्टेज आ गई आयल। अब इसी फाइल पढ़नी नहीं, इमरान खान साहब से लेकर निक्के वजीर से बड़े वजीर तक फाइल पढ़नी नहीं है, फाइल पढ़नी नहीं है। ECC नहीं, ECC इसमें कसूरवार है। ऑन स्क्रीन तो बहुत ही अरसे के बाद बात हो रही है। मुझे आज आपकी गुफ्तगू सुन के लग रहा है कि आपकी पुरानी गुफ्तगू में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग का नाम हट गया है और उसकी जगह तहरीक इंसाफ का नाम आ गया है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये नालायक थे, नाअहल थे, करप्ट थे, बुरे थे। वलीद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी, जो भी कह लें यार खुदा के लिए, अब वो थे, उनको नैब के हवाले करें, उनको FIA के हवाले करें। ये मेरी जो अगली नस्ल है टिड्डी दिल फसलें खा रही हैं, आपके लोग नस्लें खा रहे हैं इमरान खान के इर्द गिर्द जो टिड्डी दिल बैठे हुए हैं। तो खुदा के लिए आप परफॉर्म करें, डिलीवर करें। डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर आप ख्वाबों पे तो इसका जवाब लेती हैं इसका सेंट्रल वलीद इकबाल साहब से एक ब्रेक के बाद। और जाते जाते यही बता दूं कि साईं उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि अवाम खोखले दावों में नहीं आएंगे, वो यकीन रखते हैं मेरिट पर और काबिलियत पर और डिलीवरेंस पर जो कि हुकूमत कर रही है। ये उनका आज भी दावा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सेंट्रल वलीद इकबाल साहब, जामी सा जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि मुफस्सल जवाब लोगों तक पहुंच जाए। चीनी कमीशन पर कार्रवाई होती है तो उसमें कैबिनेट के लोग, आपके वज़ीर आज़म का भी नाम लिया जा रहा है, चलें अगर उनको छोड़ भी दें तो दीगर लोग जिन्होंने सब्सिडी दी या इस अमल का हिस्सा रहे, चाहे वो असद उमर हो या दीगर लोग हों, इनके खिलाफ कार्रवाई आगाज़ यहाँ से होना चाहिए ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? जहाँ तक काबीना का और प्राइम मिनिस्टर के फैसले का ताल्लुक है, कमीशन की रिपोर्ट में उसको गलतकारी के जुमरे में लाया ही नहीं गया। ठीक है, अब आगे बात आ गई कि जी अगर उसमें किसी ने, उसमें जैद हो या बकर हो, किसी शख्स ने गलत फायदा उठाया है, गलतकारी की है, तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि उसको यकीनन, और मैं ना सिर्फ इत्तेफाक करता हूं, मैं तो दावा कर रहा हूं कि जी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट के एहलकार, गवर्नमेंट के अफसर, वफाकी या सूबाई ने अगर कोई गलतकारी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी सर। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्मा बुखारी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाई होगी, सबके खिलाफ होगी जो इसमें मुलव्विस रहे, लेकिन इसका जवाब जो अपोजिशन मांग रही है कि क्या काबीना में मौजूद लोगों को भी इस कटहरे में लाया जाएगा, इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, तो सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि कमीशन ने कहा है कि एक्सपोर्ट करने का फैसला बिल्कुल ठीक था। वक्त बताएगा कि इंसाफ का अमल कैसे आगे चलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।